Very good evening to all of you. Good evening अबीर, प्रियंका एंड संजय। बस 3 लोग, बाकी सब वीआईपी हैं तो वो टाइम पे आएंगे। तो जो भी हमने कल पढ़ा था उसमें आपको कोई डाउट है? प्रेसिडेंट में कोई डाउट है? प्रेसिडेंट क्लियर हो गया? कौन सा आर्टिकल ये बात करता है कि दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल ये चीज बोलता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? टेल मी। 52 आर्टिकल 52 52। वेरी गुड। अच्छा, ऑर्डिनेंस की पावर कौन से आर्टिकल में दी हुई है? which powers which article deals with the power of ordinance? संजीत and अबीर? 123 मैम। वेरी गुड, 123। अच्छा, ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? Who will answer? प्रणति, you answer. अबीर, you answer. 6 months and only 6 months? 6 weeks. 6 weeks. 6 months and 6 weeks. Very good. 6 months and 6 weeks. और बाकी लोगों ने रिवाइज नहीं किया? प्रणति, प्रतिभा, प्रियंका, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बेटा आपने नहीं रिवाइज किया? डोंट से सॉरी टू मी बिकॉज मेरा कोई पर्सनल लॉस तो नहीं है। अगर आप रिवाइज करोगे तो अपने लिए करोगे, नहीं करोगे तो भी आप अपने लिए करोगे। हमें तो खुशी इस बात की होती कि सारे लोगों को अगर क्लास के साथ साथ आप चलोगे तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस होगी, और आपकी सक्सेस में तो हमें भी खुशी होगी कि आप लोग सक्सेसफुल हो। बट इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग दैट डू नॉट फील सॉरी टू मी बट फील सॉरी टू योरसेल्फ, राइट? नेक्स्ट टाइम से आप मुझे सॉरी मत बोला करो कि आपने नहीं किया। Say sorry to yourself. You have just attended the half lecture yesterday because of Wi-Fi issue. So today you will see the last lecture. मतलब अभी तक आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है। Now you will go to see, है ना प्रियंका? राइट, अभी आपने नहीं देखा, अब आप देखोगे। Yes, Wi-Fi issue got fixed like in the afternoon around 2:30, 3 o'clock. So I had lectures from 3 now. Okay. मतलब अब now you will go to see. Yeah, after this lecture I will see in the evening today. Right. मतलब बी अप टू डेट। एंड फर्स्ट थिंग कि जब भी हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे से आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर करो, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम, और यू प्रिपेयर फॉर द आईआईटी, नीट, एनी एग्जामिनेशन, ट्राई टू क्लियर व्हाई कि आप किसी एग्जाम को क्यों कर रहे हो। वो अगर क्लियर रहता है तो वो अपने आप मोटिवेटेड रहते हैं। 2 बातें होती हैं, एक है मोटिवेशन और दूसरा है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन का क्या है कि मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, कह दूं कि आप पढ़ लो और उसी से आप मोटिवेटेड होकर पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन वो मोटिवेशन जो है वो ज्यादा देर तक हमारे पास नहीं रहती है। दूसरा वर्ड है इंस्पिरेशन, समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन। ठीक है, जब हमें अंदर से ऐसा लगता है कि भाई इस काम को कर लेना है और हमें ये पता है कि हमें ये पर्टिकुलर गोल है, ये मुझे चाहिए और क्यों चाहिए, जो वाई क्लियर होगा कि भाई ये चाहिए और चाहिए तो क्यों चाहिए, तो आप अपने आप ऐसे इंस्पायर्ड एक्शंस लोगे कि वो काम आप करो ही करो। जहां पे ऐसा ना हो कि फोर्सफुली किसी चीज को कहा जाए कि भाई तुम कर लो, तो फिर वो नहीं हो सकता। वो कब हो सकता है? जब आप खुद सेल्फ चार्ज रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो अपने आप काम करोगे, राइट? अब आपसे कोई कहता तो नहीं है ना कि क्रिकेट का मैच देखो। आप कितने भी बिजी क्यों ना रहो, कि आप देखो कि जो लोग क्रिकेट के फैन होते हैं वो कितने भी बिजी क्यों ना होते हैं, वो गूगल पे खोल के स्कोर का अपडेशन लेते रहते हैं। कोई उनसे कहता है कि स्कोर को अपडेट लेते हो? नहीं। लेकिन अगर हमें किसी चीज में इंटरेस्ट होता है ना, तो हम बार बार उस चीज के पास जाते हैं, चीज से टच में रहने की कोशिश करते हैं। पर अगर कोई चीज ऐसी होती है कि बस वो हमें इसलिए करना है कि बिकॉज हमें एक सोशल प्रेस्टीज चाहिए, हमें इसलिए चाहिए कि भाई हम कॉम्पिटिशन को बीट कर ले, तो फिर वो उसमें मोटिवेशन तो काम कर सकता है, इंस्पिरेशन काम नहीं कर सकता। तो आप अपने डायरी में या जो भी आपकी कॉपी है, इसमें आज एक काम जरूर करिएगा रात में सोने से पहले, कि ये लिखिएगा कि
भाई मुझे पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, नॉट फॉर द पॉलिटिक्स, भाई आपको पढ़ना है या एग्जाम क्रैक करना है तो क्यों करना है। अगर वो रीजन इतने स्ट्रांग होंगे कि जिससे आपका जीना वही, मतलब कि अगर या तो ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन ऐसे रीजंस आ जाएंगे तो आप इतने मोटिवेटेड, इतने चार्ज अप एक्शन लोगे कि फिर यू बिकम अनस्टॉपेबल इन योरसेल्फ। मतलब आपको खुद देख समझ आएगा कि एनर्जी मेरे पास कहाँ से आ रही है और आप खुद चार्ज अप होकर अपना काम करने लगोगे। ठीक है, तो ना तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, ना तो कुछ करना पड़ेगा। आप इतने, मतलब आप खुद नहीं समझ पाओगे कि भाई इतनी एनर्जी मेरे में कहाँ से आ रही है और कैसे मैंने इस गोल को हंसते हंसते अचीव कर लिया है, राइट। तो आ जाते हैं आपके टॉपिक पे। आज से हमको शुरू करना है वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने प्रेसिडेंट अपना खत्म कर लिया था। तो वाइस प्रेसिडेंट हमने क्या पढ़ा है कि प्रेसिडेंट एक पोस्ट होती है इंडिया में, प्रेसिडेंट की पूरे इंडिया की एक ही होती है, सेम वे वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट बनाई गई है। तो पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 63 बोलता है दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। एक तो प्रेसिडेंट होगा जो आर्टिकल 52 में दिया है, दूसरा वह है आर्टिकल 63 जो कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये है क्राइटेरिया कि कौन बनेगा इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहला आप कोई भी की पोस्ट उठा के पढ़ेंगे, चाहे तो प्रेसिडेंट से लेके किसी भी मिनिस्टर तक की, सब जगह ये तो सब में कॉमन रहता है कि ही और शी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। अब एज क्या है, तो मोर देन 35 इयर्स ऑफ एज, 35 और 35 प्लस। तो इससे ज्यादा जिसकी एज रहेगी वही क्या करता है, एलिजिबल होगा फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा जो है पोजेस द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ का जो कीवर्ड है वो है राज्यसभा, यानी राज्यसभा में जो लोग मेंबर बनते हैं, राज्यसभा के जो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसके पास एटलीस्ट इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके। और यही इस कीवर्ड को हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि प्रेसिडेंट में यहाँ पे क्या है, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो क्या लिखा था, possess the qualification of the membership of लोकसभा, राइट, लोकसभा। तो यही एक कीवर्ड है जो क्या कर रहा है, दोनों को अलग कर रहा है। वो लोकसभा का मेंबर बनने की इसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके पास राज्यसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, सेम वे जो हमने प्रेसिडेंट ने पढ़ा है कि नॉट होल्ड एनी ऑफ द एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि कहीं से भी उसको कोई ऐसी अर्निंग नहीं होनी चाहिए विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी तरीके का घर है या फिर कोई भी रिकमेंडेशन है, कंपनसेशन है which has been provided by the government of India, the person is not entitled to take these kind of amenities by the government of India, right? So these are the criteria for the vice president. अब आ जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज पे। तो अब यहीं से आपने प्रेसिडेंट तो पढ़ ही लिया है, पहले आप बताओ कि जब प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे थे तो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या था। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब कि कौन लोग ऐसे थे जो प्रेसिडेंट को वोट दे सकते थे। पहला कौन था, कौन आएंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर कम ऑन आंसर, प्रणति, नीतू, करिश्मा, अबीर, प्रतिभा, बोथ हाउस, मतलब बोथ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के लोग, और एमपीज और एमएलए, और बस इसमें जो है बच्चा क्या, मतलब कौन ऐसे हैं जो लोग यहाँ इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सारे एमपीज मतलब एक्सक्लूसिव है, नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो हमेशा बताया करें ना, क्यों नहीं आप बताते। तो यही सारी चीजें बतानी है, मतलब एमपीज तो करेंगे लेकिन नॉमिनेटेड एमपीज को छोड़ के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव करेंगे। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल करेंगे कि नहीं, नहीं करेंगे, असेंबली करेंगे। वेरी गुड। तो अब ये हो गया, ये तो था प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो पहला है मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो हाउसेस है, यानी कौन से पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ एमपीज करते हैं। तो दोनों हाउसेस के एमपीज करते हैं। अब जो दूसरा कीवर्ड हमें याद रखना है वो है नॉमिनेटेड। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके पीछे का एक लॉजिक ये भी है कि जो आपका हाउस है,
मतलब राज्यसभा है वहां पे नॉमिनेट करता कौन है, नॉमिनेट वहां पे मेंबर्स को एज अ मतलब नॉमिनेटेड मेंबर कौन नॉमिनेट करता है, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि क्योंकि मान लो कि सपोज मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैंने किसी को नॉमिनेट कर दिया, मान लीजिए मैंने अभी को, करिश्मा को, संजीत को नॉमिनेट कर दिया है, तो थोड़ा सा एक मोरल होता है ना कि भाई अब इन्होंने ही तो नॉमिनेट किया तो चलो अब इन्हीं को वोट दे देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड लोगों को बाहर ही रखो, लेकिन ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो इसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ मेंबर पार्टिसिपेट। मान लो कि अगर इनका जो इलेक्शन हो रहा है और उसमें कोई भी डिस्प्यूट जाती है इलेक्शन से रिलेटेड, तो उस डिस्प्यूट को इसके डिस्प्यूट की ज्यूरिसडिक्शन का सारा पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं होता है। ये सेम चीजें आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों में फॉलो होती है कि मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर हो रहा है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो जब डिस्प्यूट आ जाएगा तो उसका जो डिसीजन होगा दैट डिसीजन शुड बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। अब आ जाते हैं टर्म्स ऑफ द ऑफिस पे कि इतनी प्रोसेस के बाद अगर कोई बन गया वाइस प्रेसिडेंट तो फिर वो कितने समय तक अपने ऑफिस को होल्ड करेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो कहता है वैसे तो आप अपनी पोस्ट से 5 सालों तक पोस्ट को होल्ड करोगे। री इलेक्शन का प्रोविजन है तो डेफिनेटली री इलेक्शन का प्रोविजन है। आप दोबारा हामिद अंसारी का आपने नाम सुना है, ऑनरेबल हामिद अंसारी, उन्होंने दोबारा से क्या किया था, फिर से कॉन्टेस्ट किया था। फिर उसके बाद वो 2 बार थे, इसके बाद थर्ड टाइम फिर उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया है। क्या इनके टर्म को कट शॉर्ट किया जा सकता है या नहीं? तो 5 साल के लिए इलेक्टेड है, तो क्या इस 5 सालों में भी कभी कमी लाई जा सकती है? तो बिल्कुल लाई जा सकती है। पहला है कि अगर वो रिजाइन कर दे, अगर वो रिजाइन कर दे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि वो जो 5 साल का टर्म है वो कम हो जाएगा। इसी में उनकी डेथ भी हो सकती है, अगर मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए तो जो 5 साल का टर्म है वो कम हो सकता है। फिर अगर एक मोशन ला दिया जाए राज्यसभा में, एक मोशन ला दिया जाए कि इनको हटाना चाहिए और वो जो है राज्यसभा में मेजोरिटी से पास हो जाए, ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी से अगर वो जो है पास हो जाएगा और लोकसभा भी उसको एग्री कर दे कि हाँ इनको हटाया जाना चाहिए, मेजोरिटी से मतलब बिल को पास कर दे, तो राज्यसभा का जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपने पोस्ट से हट जाएंगे, उनको अपने पोस्ट से हटना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इतने में कोई डाउट आपको? कोई डाउट? क्लियर हुआ? नीतू, करिश्मा क्लियर हो गया? प्रणति? अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो रिलेटेड है आपकी वाइस प्रेसिडेंट से। तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है ही इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये तो शायद हम 2-3 बार डिस्कस करते चले आ रहे हैं। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन का क्या मतलब है कि ये जो है वो एज अ राज्यसभा सॉरी एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे हमने चुना है, लेकिन जब वो राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा के क्योंकि चेयरमैन होते हैं, पर हमने चुना किस लिए, उनका इलेक्शन किस लिए हुआ, एज अ वाइस प्रेसिडेंट। पर वो वाइस प्रेसिडेंट आके राज्यसभा को चेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या देंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, क्यों? क्योंकि इनका इलेक्शन किस लिए हुआ है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, नॉट एज द chairman of the Rajya Sabha. You are getting or not? So he is not appointed, he is not elected as a vice president, hence the person is called as ex officio chairman. See, अब उसके बाद क्या होता है कि हमने लोकसभा का स्पीकर पढ़ा था, तो लोकसभा के स्पीकर में क्या था कि सपोज कि मेजोरिटी बनानी है और 50% लोग कह देते हैं कि यस दिस बिल शुड बी पास्ड एंड 50% लोग कह देते हैं दैट दिस बिल पर्टिकुलर बिल शुड नॉट बी पास्ड। ऐसे में जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके पास एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब क्या था कि मान लो 50-50% वोट है, तो लास्ट में जो आपके स्पीकर होंगे वो अपना वोट डाल देंगे, तो एक को 51 हो जाएगा, एक को 50 हो जाएगा, कास्टिंग वोट मिलता है। पर राज्यसभा का जो चेयरमैन है, राज्यसभा का चेयरमैन, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यसभा के पार्ट नहीं है, यानी कि जो लोग राज्यसभा में बैठे हैं उनमें से वो सिलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो क्या है एज अ वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, इसलिए राज्यसभा में कास्टिंग वोट डालने का पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के पार्ट नहीं है, वो तो एक्स ऑफिशियो है, इसलिए कभी भी डेडलॉक होगा तो जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, वो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे में कास्टिंग वोट कौन डालेगा, तो डिप्यूटी जो चेयरमैन होंगे, जो डिप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, वो डालते हैं आपका कास्टिंग वोट, ठीक। अब
अगर मान लो कि कोई वाइस प्रेसिडेंट बनता है और वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी है, किसका, वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है राज्यसभा को, तो आप सोच के बताओ कि उनको सैलरी किसकी मिलेगी? अगर उनको जो सैलरी मिलती है, जो अलाउंस मिलता है, वो किस बात का मिलेगा? जो सैलरी मिलती है वो किसकी मिलती है? चेयरमैन ऑफ कोर्स मैम। तो जो मतलब ये तो है वाइस प्रेसिडेंट, तो इनको जो सैलरी मिलेगी, जैसे प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है अदर प्रेसिडेंट, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन की मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं मिलती है। ठीक है, तो जैसे कि आप जैसे अभी आपकी जॉब लग जाएगी, तो जब जॉब में सैलरी मिलने लगती है तो वो उसके हिसाब से आती है कि ये इस पोस्ट की सैलरी इतनी है, इस पोस्ट की सैलरी इतनी है, तो इस हिसाब से आती है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सैलरी आती है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे नहीं, वो बल्कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के नाम पे उनको सैलरी और अलाउंस वगैरह मिलता है। ठीक, अब कुछ फैक्ट्स हैं, वो ये है कि पहले आपके जो इंडिया के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इंडिया के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम एक और काम से जानते हैं, वो क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और किससे जाना जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्यों जाना जाता है? एनीवन? नीतू, प्रणति, प्रतिभा, प्रियंका, संदीप, संजीत, सिद्धार्थ, क्यों जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को? 5 सितंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर को क्या टीचर्स डे। सेलिब्रेट करते हैं? तो टीचर्स डे की शुरुआत इन्हीं के बर्थडे से होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को कहते हैं टीचर्स डे, राइट? अब मान लीजिए कि कोई वाइस प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा काम कर रहा है, लेकिन उसी बीच ऐसा हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है। वैकेंट हो जाती है का मतलब कि या तो प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया, किसी भी रीजन से अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई तो उस समय के लिए वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? वो टेक ओवर कर लेंगे, मतलब प्रेसिडेंट के पोस्ट को उन्हीं को काम करना होगा। तो उतने समय तक राज्यसभा को चेयर कौन करेगा? तो उतने समय तक राज्यसभा को चेयर करते हैं आपके डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। अब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक तो मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा? तो ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि अगर मान लो कि किसी रीजन से प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट हो गई है तो एट मैक्स 6 मंथ से ज्यादा नहीं, एट मैक्स 6 मंथ तक ही जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करेंगे। इसके बीच में सरकार को दोबारा से इलेक्शन करा के नया प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, उससे ज्यादा समय तक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब दो ऐसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जिनके जो टर्म्स है वो 2-2 बार रहे हैं, बाकी सबने केवल एक बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट को होल्ड किया है। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जिसमें पहला नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का और दूसरा ऑनरेबल मोहम्मद, जिन्होंने की 2 बार इस पोस्ट को होल्ड किया है। ठीक है, अब याद रहेगा? याद हो गया? ये कोई डाउट है तो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आंसर दीज क्वेश्चंस। कोई डाउट है आपको? क्लियर हुआ इतना? करिश्मा, प्रतिभा, संदीप, क्लियर? तो आप आंसर करो इस क्वेश्चन को। Who among the following can contest the election of vice president while remaining in office? What will be the answer? Abir is answering all. And what about Neetu? What about Pranati? What about Priyanka? Sandeep? सिद्धार्थ? सिद्धार्थ क्या लगता है? ऑल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर द स्टेट एंड ऑल। तो डी, सबको डी लग रहा है? किसी को कुछ और तो नहीं लग रहा है? सिद्धार्थ, व्हाट विल बी द आंसर? Now this question, how can the vice president be removed from the post? By the full process of impeachment. Next, the Rajya Sabha can remove him by passing the resolution with absolute majority, but the consent of the Lok Sabha is necessary. Third है both और D है none. What will be the answer? सिद्धार्थ क्या होगा आंसर? संजीत क्या होगा इसका? करिश्मा?
Karishma, what will be the answer? B. Now this question. Who investigates all the disputes related to the vice president's election? अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कौन उसको रिलेटेड जो है सारे काम करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं वो कौन करता है, तो व्हाट वुड बी द आंसर? इलेक्शन कौन कराता है वाइस प्रेसिडेंट का? व्हिच बॉडी ऑर्गेनाइजेस द इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Which body organizes तो इलेक्शन कमीशन। वेरी गुड। इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बेटा, इलेक्शन कमीशन। कौन सी बॉडी करती है उनका इलेक्शन? तो करती हमेशा आपकी इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। अगर डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ओके, कनेक्शन प्रॉब्लम नो वरी। सिद्धार्थ, आपको समझ में तो आ रहा है ना? सिद्धार्थ, आपको समझ में तो आ गया है ना? कोई डाउट तो नहीं है? मैम हेलो, हाँ प्लीज आस्क। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था मैम, वो जो ओके मेरा नेटवर्क इशू था मुझे। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन? ऑल डी। अमंग द फॉलोइंग। मैम सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि वो री इलेक्शन के लिए इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकता है, तो दूसरे गवर्नर ऑफ स्टेट वो सब भी कर सकते हैं क्या? मतलब सीसी इसमें पूछ क्या रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। सपोज कि कोई अगर मान लो कि गवर्नर थी, मान लीजिए कि पौंडीचेरी की गवर्नर थी अभी तक आपकी किरण बेदी थी, तो ऑनरेबल किरण बेदी अगर आपकी गवर्नर थी पौंडीचेरी की, उनको ऐसा लगता है कि मुझे वाइस प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए, तो बिल्कुल वो भी आ सकती है। मतलब वो क्या करेंगी, जो कि आके फिर से पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्शन में। लेकिन जब इलेक्शन वो जीतती है तो उनको क्या करना होगा, इलेक्शन लड़ने से पहले जो भी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट वो होल्ड करे, यानी गवर्नर की पोस्ट को उनको छोड़ना होगा, ठीक है। इसमें कुछ कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ आस्क मैम। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट जो है, ही इज एलिजिबल, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर राज्यसभा, तो यहाँ पे तो वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए ही शुड बी ही इज एलिजिबल फॉर राज्यसभा मेंबर। हाँ करेक्ट होना चाहिए। हाँ सिमिलरली फॉर गवर्नर के लिए भी, गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए भी ही शुड बी द एलिजिबल पर्सन फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल होगा? अगर एलिजिबल का मतलब होता है, एलिजिबल का मतलब ये नहीं है कि वो राज्यसभा में बैठा हुआ एमपी होना चाहिए। एलिजिबल का मतलब ये है कि उसके पास इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर राज्यसभा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कराया जाए तो वो उससे मैच कर जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे आपके वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो लोकसभा के मान लीजिए मेंबर है। अगर मान लीजिए कि बाद में कभी वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना हो, तो क्या ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे? तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा कि ये चेक किया जाए कि क्या नरेंद्र मोदी और क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि वो राज्यसभा में बैठ सके। अगर उनके पास पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि उनको सपोर्ट वगैरह मिल रहा है, किससे इतना सपोर्ट मिल रहा है कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सके, तो फिर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा का मेंबर पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब ये है कि राज्यसभा मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी है आपके पास, ठीक है। दोनों बातों में आप फर्क समझ रहे हो कि एक तो ये कि राज्यसभा का मेंबर पार्टिसिपेट करे, दूसरा ये है कि राज्यसभा मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी है आपके पास, तो आप इस इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करोगे। क्लियर हुआ? ओके, यस मैम। और कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? साक्षी, अभी आपने ज्वाइन किया? ओके, अब हम आगे आ जाते हैं गवर्नमेंट पे। तो ये गवर्नमेंट क्या होती है? बार बार हम कहते हैं ना सरकार, बार बार बोलते हैं ना सरकार किसकी है, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी। अटल बिहारी वाजपेयी का फेमस कोट, कहते हैं सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, देश रहना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है? तो सरकार, पहले तो हमने पढ़ा था, पहले वर्ड जो पढ़ा था वो था पार्लियामेंट, जिसमें हमने कहा था संसद। संसद कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन अब पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट, ये सरकार क्या होती है। तो सरकार होती है प्रधानमंत्री एंड प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नोन एज द गवर्नमेंट,
राइट। तो अब अगर मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री जो है सबसे बड़ी की पोस्ट हो जाएगी। क्योंकि क्यों? क्योंकि दे आर द रियल पॉलिसी मेकर्स। हमारे यहाँ पे क्या लॉ बनेगा, क्या लॉ चलेगा, किस वे में चलेगा, कौन कौन टारगेटेड बेनिफिशियरी होंगे, कहाँ तक इम्प्लीमेंट होगा, ये सारी बातें डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ये गवर्नमेंट में कौन बनाता है? प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब क्योंकि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं सरकार को, और सरकार बनती है किसके लिए? जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो किसके लिए? लोगों के लिए। हमने प्रीएम्बल में क्या पढ़ा था? हम भारत के लोग, है ना, भारत के लोगों की बात की जा रही है। तो भारत के लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोकसभा में है या राज्यसभा में है? भारत के लोगों का हमारा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोकसभा में है या राज्यसभा? लोकसभा में है। तो इसलिए कहा जाता है कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का क्या मतलब होता है? कि सब लोग, अगर मान लीजिए लोकसभा में ऐसा हो जाता है कि इनके पास अब विश्वास नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा में, कॉन्फिडेंस का मतलब कि जितनी सीट चाहिए उतनी सीट अगर इनके पास नहीं है, तो पूरी की पूरी पार्टी की मतलब सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। अगर आज आपने वो सुना हो, समाचार सुना हो, आपने राज्यसभा चैनल पर समाचार सुनना शुरू किया, आरएस टीवी पर न्यूज सुनना शुरू कर दिया है, कभी कभी देखते हो, सुनते हो, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप हेडलाइन सुनते हो? नहीं, कोई भी नहीं, टाइम नहीं मिलता आपको। तो अगर आपने सुना होता तो एक्चुअली बट बिकॉज आई एम सजेस्टिंग कि क्योंकि आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते, और जितना मुझे पता है कि यहाँ से आपको कंपाइल्ड करके करंट अफेयर्स मिलती है ना, तो वो पढ़ते हो जो करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलती है, जो करंट अफेयर आपको डेली टू डेली दी जाती है, वो आप पढ़ लेते हो रोज का रोज, या कंपाइल्ड करके रखा है कि महीने के लास्ट में पढ़ेंगे? क्या अप्रोच है? टेल मी व्हाट अप्रोच यू गाइस फॉलोज। मतलब आप कुछ अप्रोच बना के चलते हैं या फिर ऐसा है कि हो जाएगा एक दिन करेंगे? पढ़ते समय हमारा टारगेट होता है एक दिन करते हैं सारा कुछ। नो मैम, डेली मॉर्निंग में। डेली मॉर्निंग में आप करंट अफेयर्स पूरा पढ़ते हो? यस मैम। एंड ऑफ द वीक वीकली वंस में करता हूं मैम। तो फिर ये अप्रोच सही नहीं होती। करंट का नाम ही क्या है? जो आज हुआ, अगर उसको भी आपने वीकली डाल दिया तो आप फ्लो नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैंने कहा था राज्यसभा कुछ नहीं कर पाते हो तो राज्यसभा चैनल का, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो राज्यसभा का हिंदी वाला न्यूज लगा के 2x पे कर दो, हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश वाली जो न्यूज है उसको लगा के 2x पे कर दो, और उसको ट्राई करिए। इससे क्या होगा कि रोज उनका रोज क्या होगा, उससे आपकी कनेक्टिविटी, जब आपको लगेगा कि भाई मैं ये क्यों सुनूं, ये सरकार गिरती है गिरी, मेरा क्या जाता है। लेकिन यही सारी चीजें हैं जो आपके बेस बनाएंगी, और ऑप्शन एलिमिनेशन में ये सारी चीजें हेल्प करती है। अब जैसे होता क्या, स्टार्टिंग करते अपनी पढ़ाई की, अगर वहां पे सैटरडे है और हमने सैटरडे को सोचा कि हम आपसे न्यूज सुनेंगे, और अगर गलती से सैटरडे पड़ गया तो फिर हम न्यूज नहीं सुनते, फिर हम सोचते कि नहीं सैटरडे को कैसे सुन ले, सीधा सीधा मंडे हमने डाल दिया। तो पता नहीं क्या मतलब स्टूडेंट्स में होता है, और हमारे टाइम में ये था कि अगर सैटरडे पड़ गया तो हम काम नहीं करेंगे, अब सीधा सीधा मंडे। पता नहीं क्या लॉजिक होता है मंडे को करने में। हमने टारगेट बना लिया कि हम पढ़ाई करेंगे 6 बजे से, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर 6:05 हो गया तो हम नहीं पढ़ेंगे कि भाई 6:05 5 मिनट तो लेट हो गया, सीधा सीधा 7 बजे से। तो ये अप्रोच नहीं लेके चलनी है। आप करंट अफेयर रोज का रोज फॉलो कर लिया करो, और अगर मतलब पॉसिबल हो तो न्यूज सुन लिया करिए, ताकि एटलीस्ट अवेयर सिटीजन तो बनी जाओ, है ना, और करंट अफेयर से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो व्हाट आई एम टेलिंग कि अभी आप देखो तो पौंडीचेरी में क्या हो रहा है कि पौंडीचेरी में जो सरकार है वो गिर रही है क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, जो उनके लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे अब उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सेम पे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस जब मतलब किसी गवर्नमेंट है जिसकी मेजोरिटी है, अगर उनके नंबर्स कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि उनके पास अब कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो पूरी की पूरी सरकार जो है क्या गिर जाती है। या तो नया इलेक्शन होता है या फिर जिस अदर पार्टी के पास मेजोरिटी होती है फिर उसकी सरकार बनाई जाती है। तो हमने क्या समझा गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट बनती है प्रधानमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब हुआ कि पहले तो चुनाव हुआ, चुनाव में एक पार्टी जीत के आई, जैसे अभी चुनाव हुआ तो चुनाव में बीजेपी की गवर्नमेंट जीत के आई। अब इस बीजेपी की गवर्नमेंट में मान लीजिए 245 प्लस मेंबर्स जो है बीजेपी के लोग थे जो क्या रहे कि या तो विन करके आ रहे, राइट। अब इसमें से क्या करेंगे कि जो प्रधानमंत्री होंगे वो उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को मिनिस्टर बना देंगे, जैसे आपकी स्मृति ईरानी, जैसे आपके प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। तो और ये जितने भी ऐसे हैं आपके व्हाट इज द नेम ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर,
और लेबर रमेश पोखरियाल निशंक, तो इस तरीके के हो जाते हैं, मिनिस्टर्स बन जाते हैं। तो उन्हीं सिलेक्टेड एमपीज में से जो उस पार्टी से हुए हैं उनमें से जो है बना लिया जाता है मिनिस्टर। तो प्रधानमंत्री और जो मिनिस्टर होते हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं दे आर द गवर्नमेंट। अब इसमें जो की पोस्ट है वो है प्राइम मिनिस्टर की। ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की क्यों, मतलब मेन क्यों है, क्योंकि तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो पहले तो ये देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो बात करता है प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है दैट देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये कि इनमें से कौन सी ऐसी पोस्ट है जो इलेक्टेड नहीं है, और अगर उसका ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन सी ऐसी पोस्ट है जो इलेक्टेड नहीं है, एमपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? विच प्राइम मिनिस्टर। क्यों? अगर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अगर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इलेक्टेड नहीं है तो मोदी जी ने वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ा फिर? अगर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इलेक्टेड नहीं है, अपॉइंटेड है, तो मोदी जी हैव टू इलेक्ट, मतलब हैव टू कास्ट, मतलब कि उन्हें क्यों वहां से चुनाव लड़ना पड़ा वाराणसी से, और वो एक और कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ोदरा 2 जगह से उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। क्यों? अपॉइंटेड थी पोस्ट। Because for that you have to be a member of the Lok Sabha, na ma'am, first. और कुछ सी क्या है कि देखो जब चुनाव होता है हमारे यहाँ जो मतलब ऐसा हो गया है, कस्टमरी ऐसा चला आ रहा है कि हम पहले से जान जाते हैं कि भाई भाजपा जीतेगी तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, कांग्रेस जीतेगी तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, ऐसा पता चल जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ये है कि पहले लोकसभा में मेजोरिटी आने दो। लोकसभा में जब मेजोरिटी आ जाएगी तो जिस पार्टी की मेजोरिटी आएगी उससे कहा जाएगा कि तुम अपना नेता चुनो। तो जो चुने हुए लोग हैं वो उनमें से अपना नेता चुनते हैं कि भाई हमारे नेता ये रहेंगे, हमारे लीडर ये रहेंगे जो हमें हमारी पार्टी को लीड करेंगे। तो जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना नेता बना लेती है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की जो है शपथ दिलाते हैं, उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा रेगुलेशन फॉलो होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर द इलेक्शन और बिफोर कमिंग इन द लोकसभा हमारे मोदी जी को भी एक अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ तो मोदी जी कैन नॉट से दैट आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर। तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने कास्ट किया, जो वाराणसी से वो चुनाव लड़े हैं, तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो सारे जब वहां पे जब लोकसभा मानी लोकसभा ये पूल है तो यहाँ पे सारे मेंबर जितने लोग इलेक्ट हुए सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में इलेक्ट हुए वो सारे आएंगे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा नेता कौन है, तो सारे बीजेपी वालों ने कहा कि हमारे नेता और मतलब ये ऑनरेबल नरेंद्र मोदी है। तो ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, कहां से, वाराणसी से, उनको अपॉइंट किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर वो अपॉइंट होते हैं कब, जबकि वो लोकसभा के मेंबर बने, और लोकसभा के मेंबर कैसे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के चुनाव लड़के। तो यानी ये क्या है, बहुमत दल के नेता, मतलब कि उस पार्टी के लीडर है जिस पार्टी की अभी क्या है मेजोरिटी। क्लियर हुआ? कोई डाउट अभी इसमें में? एनी डाउट? अब अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर हु इज आइदर द लीडर ऑफ द पार्टी और who holds a majority of the seat in the Lok Sabha, or is a person who is able to win the confidence of the Lok Sabha by getting the support of other political parties। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार बनती है, लेकिन जो है सरकार बनाने के लिए आपको 245 वोट चाहिए और सबसे बड़ी पार्टी बनती आई है बीजेपी, इसके पास 210 ही वोट है। अब मेजोरिटी पास करने के लिए इनको 35 वोट और चाहिए, तो बाकी लोगों से क्या कर दे, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, या तो उसकी मेजोरिटी आ जाए 1/5 मेजोरिटी की, जितनी चाहिए सारी वोट उसको मिल गई, या फिर इतनी आ जाए कि जितनी चाहिए जो कम पड़ रहा है बाकी लोगों का सपोर्ट हम ले लेंगे। यानी कि 210 में है 35 लोगों का सपोर्ट ही बाहर से लेने की जो है इनके पास एबिलिटी है। He has the ability to take the further seats from the other parties as well. Then that person will be appointed as the Prime Minister of India by whom? By President of India.
अब बाकी मिनिस्टर्स का क्या, प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, बाकी मिनिस्टर का क्या, तो बाकी मिनिस्टर के लिए रिकमेंडेशन देते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेशन देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि मतलब सर मुझे लगता है कि दिस पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज अ एजुकेशन मिनिस्टर और दिस पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, दिस पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, जो बहुमत का नेता होगा, जो मेजॉरिटी का लीडर होगा, फिर उसकी एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ? ओके अब क्या है पावर एंड द फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर आप में से कोई आगे चल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता है तो फिर आपके क्या पावर एंड फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो पहला तो है आप लीडर ऑफ द कंट्री कहे जाएंगे। लीडर ऑफ द कंट्री मतलब क्यों लीडर ऑफ द कंट्री, लीडर ऑफ द कंट्री तो प्रेसिडेंट को होना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि प्रेसिडेंट कोई भी काम खुद से करते हैं नहीं, तो उनको हर जगह पे काउंसिल, हमने कल प्रेसिडेंट के इतने सारे पावर पढ़े, हर जगह पे क्या था, ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुद से कर ले, तो ऑन द एडवाइस ऑफ द जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करना है, और तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर है। इसका मतलब हर जगह पे तो आप प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेते हो, तो इसलिए कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कंट्री। फिर है पोर्टफोलियो एलोकेशन। ये पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है, पोर्टफोलियो मतलब कि कौन किस विभाग को डील करेगा, कौन किस डिपार्टमेंट को डील करेगा, कौन कहाँ का मिनिस्टर होगा, इसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का एलोकेशन भी आपके कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। फिर चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, अभी पढ़ते हैं कैबिनेट का क्या मतलब है, तो कैबिनेट को ये चेयर करते हैं। ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, हमने कल पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में कि कोई भी एमओयू जो ट्रीटी साइन होती है वो तो नेम इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट साइन होती है, ठीक है। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है डी ज्यूर, दोनों लैटिन नेम है, और एक होता है डी फैक्टो। डी ज्यूर का मतलब होता है कि पावर किसके नाम पे चलाई जा रही है, ठीक है। मतलब ये रियल है, इमेजिनरी है, और ये हो जाता है डी फैक्टो मतलब कौन कर रहा है। जैसे मान लो कि ब्रिटेन में है एक पार्लियामेंट और ब्रिटेन में है क्वीन, तो काम होता है सब क्वीन के नाम पे, करने वाली बॉडी है पार्लियामेंट। तो सेम वे हमारे इंडिया में काम करने वाली बॉडी है प्राइम मिनिस्टर, और सिंबॉलिक होता है कौन, प्रेसिडेंट। तो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव अगर हम कहते हैं कि किसके नाम पे होना तो प्रेसिडेंट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है ऑफिशियल लेवल पे, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अदर कंट्रीज में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। फिर कह रहे हैं द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, मतलब कैबिनेट कोई भी, अभी पढ़ने वाले कैबिनेट बताते हैं आपको कैबिनेट का क्या मतलब है। तो कैबिनेट मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीजंस लेते हैं उसके बारे में प्रेसिडेंट को बताने का काम कौन करता है, आपके प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि ऐसा ऐसा काम हमने ये सोचा है, हम इस तरीके का लॉ लाएंगे, तो ये सारा कुछ बताते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ जो कि मतलब इतने ही एरियाज ऐसे हैं जिनको हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही चेयर करते हैं, कोई और उसको चेयर नहीं कर सकता है। तो ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की जब भी मीटिंग होती है तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे। नीति आयोग को भी चेयर करते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी को चेयर करते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल को करते हैं। पब्लिक डिमांड्स की भी जो भी मीटिंग होती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, उसको चेयर करते हैं। हमेशा और हमेशा चेयर करने का काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो दिस लिस्ट बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो यहाँ से हमारा प्राइम मिनिस्टर खत्म होता है और हम आ जाते हैं अभी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर पे। थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी इज आवर करंट प्राइम मिनिस्टर, और एक कौन से नंबर की प्राइम मिनिस्टर, तो ये 14th नंबर के आपके प्राइम मिनिस्टर है। और अर्लियर ये क्या थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और कब से कब तक थे, तो 2001 से लेके 2014 तक थे। और अभी ये कहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वाराणसी से भी है, और वैसे तो उन्होंने बड़ोदरा से भी मतलब टास्क किया था। लेकिन ऐसा होता है कि आपको एक छोड़ना होता है, जिन्होंने बड़ोदरा वाला छोड़ दिया था। इनकी एक बुक लिखी गई है जो गुजराती में है, जिसका नाम है संघर्ष मां गुजरात या इन द स्ट्रगल्स ऑफ गुजरात, ये उन्होंने लिखा हुआ है। और अभी क्या हुआ है, हाल ही में इनको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है। कहाँ से लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया है, किस लिए कि इन्होंने इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। इंडो यूएस रिलेशन को अपलिफ्ट करने में नरेंद्र दामोदर मोदी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इनको लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें? इतने में कोई डाउट? आप लोग बताते नहीं, पहले तो पूछते नहीं हो, फिर बताते No, नहीं, ma'am. then I will ask.
अब कब से एक वर्ड हम पढ़ते आ रहे हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये क्या होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? तो आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कि हमारे होंगे कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी हमने क्या पढ़ा कि जिनको हम चुनते हैं, हम किसको वोट देते हैं? क्या हम मिनिस्टर्स को वोट देते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं? हम किसको सिलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं। इसका मतलब हम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं करते हैं, ठीक है? तो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो अपॉइंटेड पोस्ट है, रिप्रेजेंटेटिव की जो पोस्ट है वो है इलेक्टेड पोस्ट। तो अब बात जो आई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कैसी पोस्ट है? अपॉइंटेड पोस्ट है। अब मिनिस्टर बनोगे कैसे? तो मिनिस्टर बनने के लिए जो आप रिकमेंडेशन होगी वो रिकमेंडेशन देंगे प्राइम मिनिस्टर, किसको? प्रेसिडेंट को, कि भाई अभी को आप एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, करिश्मा को आप डिफेंस मिनिस्ट्री दे दो, ठीक है? तो ये बताने का काम करेंगे। आज हमारे प्रेसिडेंट आए नहीं है, दीप्ति का प्रेसिडेंट ना, उस दिन दीप्ति ने चुनाव जीता था, तो दीप्ति तो आ जाएगी, प्रेसिडेंट तो आए ही नहीं है आज। तो ये जो है बताने का काम कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेंगे, किसको? प्रेसिडेंट को, कि इनको पोर्टफोलियो एलोकेट कर दिया जाए, ठीक है? अब कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? अब लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो तो 545 है, तो क्या 545 लोग मिनिस्टर बन सकते हैं? तो अब हर किसी का सपना होता है कि मैं मिनिस्टर बन जाऊं, लेकिन एक कैप लगी हुई है। ये कैप क्या है? 91st अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 91st में अमेंडमेंट किया गया और उसमें कहा गया कि भाई सब मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, सारे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका केवल 15% लोग मिनिस्टर बना सकते हैं, सबको नहीं बनाओगे। तो जैसे कि 545 लोकसभा की स्ट्रेंथ है, इसका 15% कितना होगा? 10% लगभग 54 हुआ, तो समझ लीजिए 60 या 61 होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने ही मिनिस्टर बन सकते हैं। हमसे जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि 91st अमेंडमेंट में ये कैप लगा दी गई कि 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। तो जितने लोग सिलेक्ट हो गए उनमें से 15% लोग क्या हो जाएंगे? मिनिस्टर बन पाएंगे, ठीक है? अब मान लो कि कोई मिनिस्टर बनता है, मान लीजिए कि आपकी स्मृति ईरानी है, वो उनको बनना है मिनिस्टर और वो किसी भी हाउस की पार्ट नहीं है, ना तो लोकसभा में से है ना राज्यसभा से है। तो अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको दोनों में से किसी एक हाउस से आप मिनिस्टर बन गए, ठीक है? मान लीजिए स्मृति ईरानी मिनिस्टर बन गई है और वो किसी भी हाउस की पार्ट नहीं है, तो विद इन 6 मंथ उनको किसी न किसी हाउस की सदस्यता लेना कंपल्सरी। क्या विद इन 6 मंथ आप किसी भी हाउस से क्या हो जाए, किसी भी हाउस की आप पार्ट हो जाएंगे, ठीक है? अब किसी भी मिनिस्टर को कितनी सैलरी मिलेगी और या कितना अलाउंस मिलेगा वो सारा कुछ डिसाइड करता है कौन? आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जिसमें आपके अपोजिशन में बैठती है, मतलब वो लोग जो जिनकी सरकार नहीं बनी है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं से तो वो जीते ही होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो भी सैलरी मिलेगी, जो भी अलाउंस मिलेगा, वो डिसाइड करेगा कौन? वो डिसाइड करेगा आपका पार्लियामेंट, ठीक है? इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन ये है, यही 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ की आपके मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितने चाहो उतने बनाते चले जाओ। तो टाइप्स ऑफ मिनिस्टर देख लेते हैं, टाइप्स क्यों कर दिए, कैटेगरी वाइज क्यों पढ़ते हैं मिनिस्टर्स को, ठीक है? अब जो जैसे हमने कैटेगरी बनाई मिनिस्टर की कैटेगरी, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आया है वो है कैबिनेट मिनिस्टर का। ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? तो अब देखो कि इंडिया में कुछ पोस्ट या किसी भी देश में कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऐसी होती है जो कि एक पावर, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट या स्ट्रेटेजिक पोस्ट को होल्ड करती है। इंपॉर्टेंट जैसे कि मतलब आपकी रेलवे मिनिस्ट्री, कहते हैं रेल मिनिस्ट्री यानी कि इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अपना ट्रैवलिंग कैसे करता है? रेलवे से। इसके अलावा हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, मतलब चाहे दूध फल सब्जी से लेके आपके बाइक कार एसी तक की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें मैक्सिमम जो रोल है वो रेलवे प्ले करता है। तो मतलब कोई चीज जो इतनी इंपॉर्टेंट है और जो क्रूशियल है, जिसका स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होगी। जैसे आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री, जैसे आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो जो ये मिनिस्टर होते हैं जो ऐसी कुछ की पोस्ट को होल्ड करते हैं उनको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो इतने लोगों का एक ग्रुप जिनको अब इसमें क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट ग्रुप हमने क्यों बना दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हो सकता है इनको रोज का रोज मीटिंग करनी पड़े या कभी भी मीटिंग के लिए इनको बुलाया जा सकता है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब पार्लियामेंट मिलती है तो पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है जो हमेशा मिल नहीं सकता है। तो जब पार्लियामेंट हमेशा मिल नहीं सकता तो हमने सेशन बनाए थे कि जब सेशन होगा उसी में पार्लियामेंट आपसे मिलेगी। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनका रोज मिलना
या वीकली बेसिस पे या कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है, तो उन पोस्ट को, उन मिनिस्ट्री को हम डालते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स में। तो कैबिनेट मिनिस्टर की जो आप न्यूज सुनोगे जिसमें बोलेंगे कि कैबिनेट ने आज ये डिसीजन लिया, कैबिनेट ने आज ये बोला, तो कैबिनेट को हमेशा चेयर करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, मतलब उसको चेयरमैन जो होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और कैबिनेट उन मिनिस्टर्स का ग्रुप है जो इंपॉर्टेंट पोस्ट या स्ट्रेटेजिक पोस्ट को होल्ड करते हैं। अब अगला है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई जब मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज का टैग किसी को दे दिया जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ना कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करता है, ठीक है, ना तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है, ना ही कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर चार्ज करता है, काम करते हैं। लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है, अगर वो उस फील्ड के एक्सपर्ट है और उसी डिपार्टमेंट में वो कोई इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो उनको उस मीटिंग में बुलाया जा सकता है। जैसे आपने उनका नाम सुना हो, अगर जयंत सिन्हा का नाम सुना हो, तो जयंत सिन्हा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इंडिपेंडेंट चार्ज को होल्ड करते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल कि आप न्यूज़ सुनिए तो आप इन सारे नेम से क्या हो जाएंगे ना, फेमिलियर हो जाओगे, राइट। तो जयंत सिन्हा जो है इंडिपेंडेंट चार्ज को होल्ड करते हैं। अब हमारी जो ऑनरेबल निर्मला सीतारमण है वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो कैबिनेट की पार्ट है कि वो हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कभी मान लीजिए कंट्री में ऐसी नीड हो गई या मतलब मिनिस्टर को ऐसी नीड लगती है, तो ऑल दो जयंत सिन्हा आपकी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, लेकिन अगर नीड हो जाती है तो उनको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो कैबिनेट की मीटिंग में जो कभी नीड के टाइम पे बुलाया जा सके वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब आ जाते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का मतलब ये होता है कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काम करते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर। मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, और ये कौन सा काम करेंगे, जो काम इनको कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट करता है। मान लीजिए कि अभी आपके एजुकेशन मिनिस्टर है आपके रमेश पोखरियाल निशंक, ऑनरेबल रमेश पोखरियाल निशंक करंट एजुकेशन मिनिस्टर, राइट। अब एजुकेशन से रिलेटेड को कोई भी काम आता है तो ये मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो होगा उनके डिपार्टमेंट का, उसको ये काम बोल देंगे, तो फिर वो जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है दैट पर्सन विल वर्क अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस गिवन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। अब लास्ट है अब लास्ट है आपका डिप्यूटी मिनिस्टर, ये भी अगेन वर्क अंडर द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है, यानी या तो वो इनके अंडर काम कर सकता है या इनके अंडर, इन दोनों के अंडर ये जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी कौन सा काम करेंगे, ये वही काम करेंगे जो कि इनको मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, जो कि इनको मिनिस्टर बोलते हैं कि आप ये काम करो, तो बस ये उतना ही काम करते हैं। तो दिस इज द सेग्रीगेशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज, राइट। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो जिसको हमें फोकस डालना है वो है आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक। अब अगर क्लियर हो गया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, अदरवाइज पहले क्लियर कर लो। क्लियर हो गया है? एनी डाउट? करिश्मा, करिश्मा, प्रणति, प्रतिभा, संदीप, संजीत, क्लियर हो गया? अच्छा, आंसर भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 15%। अच्छा, इसका आंसर बताइए। Who of the following was the first prime minister to visit Siachen? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सियाचिन विजिट किया? सियाचिन का नाम आपने सुना है? सियाचिन का नाम सुना है? हाँ, तो सियाचिन ऐसी है जहाँ पे लगातार जो हमारी आर्मी है वो डिप्लॉयड है, ठीक है। चाइना की भी आर्मी डिप्लॉयड है, हमारी भी डिप्लॉयड है, और जैसे पाकिस्तान भी आते जाते रहता है। तो ये क्या है, एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हर वक्त बर्फ पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो सियाचिन में जाने वाले आपके प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आ जाता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर, हाईएस्ट एल्टीट्यूड डेफिनेटली। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार रिकमेंड किया था कि मतलब ऐसा होता है कि वहां पे जितना तो आर्मी से लोग नहीं मरते जितना कि हम दुश्मन हमें नहीं मारता, उतना तो वो फ्रोजन विंड है उनसे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो मर गए हैं। जो हमारे सोल्जर्स की डेथ हो रही है उसमें दुश्मनों से ज्यादा तो आर्मी से ज्यादा तो जो फ्रोजन विंड है, चिलिंग विंड है, उसकी वजह से ही उन लोगों की डेथ होती जा रही है, ठीक है।
वो है आपका सियाचिन। इसीलिए एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये प्रपोज किया था कि बजाय कि यहाँ पे लड़ने के हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे वो बना देते हैं, रिसर्च विंग बना देते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट लोग आकर रिसर्च किया करें। तो युद्धोदरी प्रॉपर चैनल बनाओ और उसमें हर कंट्री के लोग आकर पार्टिसिपेट करें। हाँ प्लीज आस्क, वो आस्क संजीत आस्क। मैं बोल रहा था वंसुक वांगरू, उन्होंने सोलर टेंट बनाया अभी। हाँ सोलर टेंट बनाया मैम वहाँ पे। हाँ बहुत ज्यादा किड्स है ना, डेफिनेटली। कुछ हाँ दिन पहले। उनका नाम संकुश वांगडू नहीं है, उनका नाम कुछ और है। वो तो उसकी उनकी कैरेक्टर को टाइटल पोर्ट्रे सेम था, किया। हाँ टाइटल सेम है वांगरू। हाँ 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 करेक्ट। हाँ सोनम वांगचुक, राइट संदीप, सोनम वांगचुक। अब आ जाते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर पे, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो था आपका यूनियन लेजिस्लेचर। मतलब यूनियन मतलब हमारे यहाँ पे सरकार दो तरीके, हमारा जो डिवीजन है वो फेडरलिज्म की बात करता है कि इंडिया क्या है, स्टेट का यूनियन है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का यूनियन है इंडिया। तो अभी तक हमने जो बात की थी वो यूनियन गवर्नमेंट की थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेट में कैसे बनता है चुनाव। तो मतलब स्टेट में कैसे जो चुन के आते हैं लोग। तो ये समझा था हमने कि इंडिया जो है यूनियन है स्टेट का। अब स्टेट के बारे में जो भी पढ़ना है वो ऑलमोस्ट आपके सेंटर की जाता है। जैसे स्टेट सेंटर में आपके प्रेसिडेंट थे, यूनियन में आपके गवर्नर है। स्टेट में प्राइम मिनिस्टर तो यूनियन में चीफ मिनिस्टर, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया, यूनियन में प्राइम मिनिस्टर तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो अब ये पढ़ने जा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर। और दो आज खत्म तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, फिर भी स्टार्ट कर देना चाहिए। What you all say? आप लोग तो कुछ कहते ही नहीं, कुछ भी पूछते तो सन्नाटा हो जाता है। आधे पे रह जाएगा मैम शायद। हाँ तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल कर देंगे, यस मैम। है ना। बोर होइएगा तो बता दीजिएगा कि बोरिंग हो रहा है। अब स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल बात करता है कि देयर शैल बी स्टेट लेजिस्लेचर। हर जगह हमने आर्टिकल कवर किया है कि कौन सा। मैम हो सके तो थोड़ा स्लो, ओके ओके वी विल गो स्लो, वेरी वेरी स्लो, जहां में स्पीड लगे। हो सके बिल्कुल हो जाएगा, आप बता दिया करो कि स्पीड को स्लो करना है, तो क्यों नहीं होगा आप बताइए, आई डू। ओके स्टेट लेजिस्लेचर कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारी बात करते हैं किसके बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोविजंस के बारे में कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन सी बॉडी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, गवर्नर होंगे नहीं होंगे, कौन कौन होगा, ये सारी बातें आपकी दी है आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 157, ठीक। तो पहले बात करी जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब ये जो प्रोविजन है वो स्टेट के लिए है ना। प्रोविजन जो हम पढ़ने जा रहे हैं 153 टू 167, इन्होंने कहा स्टेट लेजिस्लेचर। तो व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटरीज, व्हाट अबाउट यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के जो भी कानून होते हैं वो कानून बनाने का काम होता है यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट के यूटीज के बारे में देखती है, एक्सेप्ट कौन से दो ऐसे स्टेट हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो पहला स्टेट है आपका दिल्ली और दूसरा है पांडिचेरी। दिल्ली एंड पांडिचेरी। दिल्ली एंड पांडिचेरी। दिल्ली में क्यों, दिल्ली में आपके केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट है तो हम समझ सकते हैं दिल्ली। और पांडिचेरी अगर आपने न्यूज सुनो तो पांडिचेरी में इस समय क्या हो रहा है कि पांडिचेरी में जो उनकी अभी प्रेजेंट वी नारायण स्वामी यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो उसको मेजोरिटी चली गई है, तो गवर्नमेंट वहां पे जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट लेजिस्लेचर में सीएम ने रिजाइन कर दिया मैम। बिल्कुल सीएम ने रिजाइन कर दिया है, करेक्ट। तो क्या समझा कि जो है पूरे स्टेट लेजिस्लेचर में जो स्टेट लेजिस्लेचर उसमें सारे स्टेट्स आते हैं और केवल दो ऐसे यूटीज हैं जहां पे क्या है स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है। वो दो स्टेट कौन से हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, जहां पर चुनाव होता है और प्रॉपर वे में आपके चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, करेक्ट राइट। अब जो मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब मेंबर ऑफ द विधानसभा, अब क्योंकि विधानसभा में बैठते हैं यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं इसलिए उनको हम कहते हैं एमएलए, और जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उसको एमपी, जो मतलब एलए में बैठते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको कहते हैं एमएलए। तो मेंबर ऑफ द जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये चुने जाते हैं आपके पीपल से, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल जो चुने जाते हैं, दे आर सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया।
जिस भी स्टेट के लिए इलेक्शन होना है उस पर्टिकुलर स्टेट के लोग जाके अपना वोट कास्ट करते हैं और उससे वो जो है चुने जाते हैं। अब किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कह दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब ये नहीं है कि पूरा स्टेट ही लेजिस्लेचर बना दोगे, सिर्फ 500 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, मतलब एट मैक्स 500 होंगे और 60, इससे 60 और 500 के बीच में रहने चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली कितने होंगे कि सबसे कम नंबर है 60, 60 से कम नहीं होंगे और 500 से ज्यादा नहीं होंगे। मतलब जैसे इसका मतलब समझ रहे हो ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ होगी वो 60 से कम नहीं होगी और 500 से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन गोवा, सिक्किम, मिजोरम ऐसे 3 राज्य हैं, गोवा, सिक्किम और मिजोरम, की जहां पे 60 से भी कम है, जहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ 60 से भी कम है। क्यों कम है? पॉपुलेशन कम है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि लोकसभा में हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करते हैं, दो को कितने को करते हैं? एक एंग्लो को करते हैं। और सेम वे जो हमारे गवर्नर होते हैं वो हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हैं। कब? जब उनको लगे कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नर के लिए ये बाइंडिंग है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी एक मेंबर को अपॉइंट करे, तो क्या आंसर होगा इसका? क्या गवर्नर पे ये बाइंडिंग है कि वो एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करे स्टेट लेजिस्लेचर में? No, व्हाट विल बी द ma'am. आंसर? नो नो नो। क्यों? क्योंकि वो तब करेगा जब उसको लगेगा कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया है। अगर उसको नहीं लगता है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक, तो ये था लेजिस्लेचर असेंबली। अब कौन बैठेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में? बैठने के लिए क्या है, तो हम जैसे सब में पढ़ते आ रहे हैं वहां यहाँ एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि अ पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट जब पढ़ा था और वाइस प्रेसिडेंट जब पढ़ा था तो एज क्या थी? वहां पे एज क्या थी? 35. 35। और यहाँ पे एज क्या है? 25। ठीक है, 25 आपकी एज होनी चाहिए तभी आप लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने के लिए क्या हो जाएंगे? एलिजिबल हो जाएंगे। अब ही शुड बी मेंटली साउंड एंड शुड नॉट बी बैंकरप्ट। इसका मतलब जो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि मतलब आपकी आपको मिलने वाली जो अमाउंट है वो ज्यादा होनी चाहिए और देना मतलब कि आपकी लाइबिलिटी कम होनी चाहिए उस पे, और आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इंसॉल्वेंट हमने पढ़ा, इंसॉल्वेंट अभी आंसर इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, जैसे आपके विजय माल्या है कि अभी वो आए बाहर तो पहले उनको देना है। ठीक है, उनको देना है तो उनके ऊपर लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है और जो मिलने वाली जो अमाउंट है वो बहुत कम है। ठीक है, और दूसरा है कि ये अभी ऐड कर दिया गया है कि अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ना है तो पहले आपको इलेक्शन कमीशन को ये देना होगा लिख के, मतलब एक एफिडेविट देना होता है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं चल रहा है। तो जब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीजर अगर आपके ऊपर चलता होता है तो आप मतलब नहीं पार्टिसिपेट करोगे, तो ये एफिडेविट देना होता है दैट देयर आर नो क्रिमिनल प्रोसीजर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो ही आप लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करोगे? बैठ पाओगे। ठीक, क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ इतना? बाकी सबको करिश्मा और सिद्धार्थ? यस मैम। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हम विधान परिषद जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना? अभी बीच में शुरू करेंगे तो हो नहीं पाएगा। कल कर लेंगे आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हमने क्या क्या लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है? 153 to 167. गुड। अच्छा, एक चीज रिवाइज तो आप लोग कर ही रहे होंगे पंचायतों के बारे में कि मतलब पंचायत बनाई जाएगी, ये कौन से आर्टिकल में दिया है? कौन सा आर्टिकल है जो पंचायत के बारे में बात करता है? 40। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40। कॉमन सिविल कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में किसमें दिया गया है? 44। 44। अब जिससे मैं पूछूं बस वही बताएगा, ठीक है, सब नहीं बताएंगे। अच्छा, किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को हटाने की बात की गई है? करिश्मा टू आंसर। अनटचेबिलिटी हटाने के लिए किसमें कहा गया है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। करिश्मा आप बताओ। अगर नहीं आता है तो आप जस्ट सिंपली टाइप कि आई डू नॉट नो, आई डोंट नो टाइप कर दो। करिश्मा आंसर करो आप। 17। गुड।
एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में किसने कहा गया है? एबोलिशन ऑफ टाइटल, अबीर यू आंसर, अबीर यू आंसर, एबोलिशन ऑफ टाइटल। डोंट आस्क मतलब क्वेश्चन, सवाल के बदले सवाल। अगर ये जो अभी तो करंट जो हमारी गवर्नमेंट है उनपे यही तो उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं कि इनसे कुछ पूछो मत, सवाल के बदले सवाल। अगर आपने इनसे कुछ पूछा तो बदले में वो भी आपसे पूछ लेंगे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एबोलिशन ऑफ टाइटल ये कौन से आर्टिकल में है? कौन बताएगा इसका सही आंसर? किसको पता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल 18, वेरी गुड। और तो 19 में क्या है आप अभी को बता दीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वेरी गुड। और हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है टोटल? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर? 11। लास्ट में कौन सी जोड़ी गई है? एकदम लास्ट में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई है? 6 to 14 years children Education, ma'am. एजुकेशन, वेरी गुड। कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई है? 42. 86 Sorry, 86. in 2002. 2002, वेरी गुड। और फंडामेंटल ड्यूटी कौन से कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई थी? फंडामेंटल ड्यूटी कौन से कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई थी? स्वर्ण सिंह. स्वर्ण जी। सिंह। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई है? कौन से अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज पहले नहीं 42 तो नहीं मैम, 86 है। 44 सॉरी मैम। फोर्टी टू है 44 है? फंडामेंटल ड्यूटी 42 है या 44 है? 42 है मैम. 42 है, करेक्ट। 42 42 है। और प्रियम्बल में कौन से 3 वर्ड जोड़े गए हैं अमेंड करके? SIS, secular, socialist and integrity. सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आप इस तरह से रिवाइज करते रहो, जब आप लोग आंसर देते हो तो बड़ी खुशी होती है, फिर लगता है कि चलो मेहनत से पढ़ाना काम आ गया है। और नहीं आंसर देते तो बड़ा मतलब तकलीफ होती है अंदर से कि मतलब कैसे नहीं रिवाइज करते, या तो आपको समझ में नहीं आता, तो मुझे समझ नहीं आता कि फिर किस अप्रोच से पढ़ाया जाए कि आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और या तो ये लगता है कि फिर आप पढ़ना नहीं चाहते हो इसलिए नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो अब या तो आपकी गलती है आप नहीं पढ़ते, या फिर मेरी गलती कि आई डू नॉट हैव द प्रॉपर वे टू मेक यू अंडरस्टैंड, राइट। तो अगर मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता दो, तो आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग अकॉर्डिंग टू यू। बट अगर आपको लगता है कि आप नहीं रिवाइज करते हो तो फिर तो ये आपकी फॉल्ट है, और आपको इसको हर दिन क्या करना है? रिवाइज करना है। हर दिन जो है थोड़ा पढ़ेंगे तब तो पूरा पढ़ पाएंगे। अगर एग्जाम के दिन पहले बैठेंगे पढ़ने या एक हफ्ते पहले भी बैठेंगे पढ़ने तो फिर तो आप डिक्लेयर्ड फेल, है ना। तो डिक्लेयर्ड फेल बनना है या डिक्लेयर्ड पास होना है वो डिपेंड करते हैं हमारी प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन ही तय कर देते हैं कि कौन जो है सिलेक्ट होने वाला है। द वे ऑफ द प्रिपरेशन ही बता देता है कि कौन सिलेक्ट होने वाला है। और हमें तो क्लास में जो बच्चे जिस तरह से आंसर कर देते हैं उस वे से पता चल जाता है कि कौन है जो इस बार का कॉम्पिटिशन बीट करते हैं, ठीक है। तो द वे यू प्रिपेयर, द वे यू आंसर, द वे यू आर फोकस इन द पर्टिकुलर क्लास वही डिसाइड कर देता है कि कौन इस बार सिलेक्ट होने वाला है, कौन बाजी मारने वाला है। तो हम तो चाहेंगे जितने लोग बैठे हैं सबके सब लोग जाएं, है ना। अब लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको भीड़ का पार्ट बनना है या भीड़ से निकल के आगे बढ़ना है। हर साल लैक्स में बच्चे आते हैं और अपीयर करते हैं, तो क्या लाखों लोग तो नहीं पास करते? लाखों लोग क्या बनाते हैं? भीड़ बनाते हैं। भीड़ क्या करती है? भीड़ वो होती है जिसका कोई कलेक्टिव गोल नहीं होता, बस एकदम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं किसी भी वे में कि सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, सब मेले में जा रहे हैं तो हम भी मेले में जा रहे हैं, तो वो हो गया भीड़। और जो भीड़ से निकल के अपनी आइडेंटिटी बना के पास कर लेता है किसी एग्जाम को वो होता है लीडर। तो ये आपको तय करना है कि आप उस भीड़ का पार्ट बने रहना चाहते हैं या जल्दी से जल्दी एक पर्टिकुलर सीट लेके अपने आप को सिलेक्ट करना चाहते हैं। और वो डिसाइड करती है द वे यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आप एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग एंड बी अटेंटिव विद द क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और कल हम इसको शुरू करेंगे आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। Thank you.